हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हाईवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेस हाईवे बन जाएगा या बनने जा रहा है? तो ये बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 1700 हेक्टेयर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रही है। इस सोलर प्लांट से राज्य सरकार का लक्ष्य एक्सप्रेसवे के किनारे 1 लाख घरों में बिजली पहुंचाने का है। परियोजना का अनुमानित जीवन काल 25 वर्ष का है। और अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है, उसमें भी बताया गया है कि मतलब सोलर ऊर्जा के तहत लोगों को घरों को 300 यूनिट बिजली देने का प्रावधान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने छात्रों को निपुण मूल्यांकन परीक्षा में A+ मिला है? तो ये निपुण मूल्यांकन परीक्षा संबंधित है प्राइमरी से और उत्तर प्रदेश से, ध्यान रखना है। तो इसमें A+ दिया गया है 31 लाख छात्रों को। काफी इंपॉर्टेंट है। A+ का मतलब होता है 90% से अधिक अंक। ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो जिले हैं वो हैं वाराणसी, अंबेडकर नगर, कन्नौज, जौनपुर, सुल्तानपुर और आजमगढ़। और यूपी के 31 लाख छात्रों को निपुण असिस्टेंट में A+ श्रेणी मिली है। उत्तर प्रदेश में गाय की जनगणना कराई जा रही है। अंतिम गाय की जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो अंतिम गाय की जनगणना वर्ष 2019 में हुई थी और अब ये 2024 में हो रही है। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान की योगी सरकार गाय पर विशेष ध्यान देती है, तो आपको पता होना चाहिए। 2019 में पशुधन जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मवेशियों की कुल संख्या 1.90 करोड़ से अधिक थी। तो ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गायों की सटीक संख्या का पता लगाने और उसके अनुसार उनके कल्याण के लिए योजना बनाने के लिए व्यापक जनगणना कराने का निर्णय लिया है। कौन सा मोबाइल ऐप अयोध्या में दीपोत्सव समारोह की सुविधा प्रदान कर रहा है? तो ये देखिए, अब दीपोत्सव से कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें लगेगा दिवाली से संबंधित होगा, लेकिन इसमें ऐप में होली शब्द जुड़ा हुआ है, होली अयोध्या ऐप। तो याद रखना भी आसान है, लेकिन जब एक बार आपको पता होगा क्वेश्चन तभी याद रख पाएंगे। वैसे तो तुक्का भी मारेंगे तो लोग दिवाली वाले पे ज्यादा मारेंगे। ये इस तरीके का ऐप है, आप दुनिया में कहीं भी हैं फिर भी अयोध्या में अपना दीपक जलवा सकते हैं कुछ रुपए देकर। इस तरीके की व्यवस्था है। ऐप को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया था। दुनिया भर के लोग होली अयोध्या ऐप के माध्यम से अयोध्या में दीपोत्सव में ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। उपयोगकर्ता ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नाम पर 1 से 51 दीपक बुक कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, कुछ पैसे लगेंगे, ये फ्री नहीं होता है। भारतीय रेलवे का पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र कहां चालू किया गया है? तो भारतीय रेलवे का पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र भुवनेश्वर में चालू किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पहले नाम क्या था? उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। इसमें शब्द जुड़ गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम बदलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या है? आप सबको पता है 22 मई को यह जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्डिंग बैंक बायोडायवर्सिटी। तो ये ध्यान रखना है, जैव विविधता पर मंडरा रहे खतरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्डिंग बैंक बायोडायवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में पहला रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट कहां पर खुलेगा? तो यह आगरा में खुलेगा। ताज नगरी आगरा में, पेठा नगरी के रूप में भी इसको जाना जाता है। दशाबटिया तमांडो में प्रजापति ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दिव्य लाइट हाउस की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो दिव्य लाइट हाउस ये प्रजापति ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इसकी आधारशिला राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा रखी गई है। ये राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी भी इस संस्था से जुड़ी हुई हैं काफी टाइम पहले से, तो ध्यान रखना है। और जैसे कि हमने यहां पर मेंशन किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 27 जुलाई 2023 को दशाबटिया तमांडो में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी। सेमिनार व सम्मेलन आयोजित करने के लिए वर्ष का थीम था सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष। इसका थीम था सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व
3 बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाली पहली भारतीय लड़की बन गई हैं। तो ये है दीपिका देशवाल, काफी इंपोर्टेंट नाम है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दीपिका देशवाल न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भाषण देने वाली पहली और सबसे कम उम्र की भारतीय गर्ल हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा तीसरी बार महिलाओं के अधिकारों और मानव अधिकारों पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया, काफी इंपोर्टेंट है। कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर, तो ये आईटी सिटी बेंगलुरु बन गया है। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसून सत्र 2023 में आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए लोकसभा में कितने नए विधेयक पेश किए गए? तो ये 3 विधेयक पेश किए गए थे। मानसून सत्र ठीक चर्चा में था, विशेष तौर पर उस टाइम कुछ लोगों ने संविधान दिवस वाले दिन 26 नवंबर को कुछ हमला कर दिया था किसी तरीके से। अभी एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर उन लोगों ने मतलब कोर्ट में ये बयान दिया है कि ये जो वर्तमान में सरकार है ये हम पे दबाव बना रही है, यहां तक कि इन्होंने करंट के शॉट भी दिए। उसमें एक नीलम आजाद लड़की थी, उसने कहा था कि हम बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, इसलिए अपनी हमारी आवाज कहीं सुनी नहीं जा रही है, धरने करें चाहे कहीं भी, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया। संसद में घुस गए थे वो असंवैधानिक, अवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से। तो उन्होंने कहा कि हमें करंट दिए जा रहे हैं जिससे कि विपक्ष के लोगों का नाम लें हम कि इसमें शामिल थे। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है, उस पर मैं एक वीडियो करने वाला हूं, काफी इंटरेस्टिंग है। ये चीजें हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये 3 कानून पेश किए गए हैं। पहले कानून मतलब इन्होंने नए कानून क्या है? भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक, इन्होंने क्रम से जगह ली है। भारतीय दंड संहिता 1860 की, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1898 की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की। अमित शाह जी के द्वारा ये पेश किए गए। इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे भारतीय सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 में मॉब लिंचिंग के लिए अधिकतम सजा के रूप में मृत्यु दंड का भी प्रावधान कर दिया है। राजद्रोह का मतलब जो सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया, इसमें पता होना चाहिए। और अगर कोई शादी के झूठे वादे पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसको यहां तक कि 10 साल की कैद का भी प्रावधान किया गया है, अगर झूठे तरीके से, गलत तरीके से, जो कि गलत बात है, किसी इस तरीके का मामला समझना चाहिए। विधेयक में कहा गया किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी, जिसकी पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो उस पर अगर कोई फिजिकल रिलेशन है तो उस पर इस तरीके का बलात्कार का सिस्टम नहीं होगा। तो ये भी सिस्टम है, कुछ ऐड किए गए पॉइंटों को आप एक बार पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार रेटिंग वाला। तो ये सभी को पता होना चाहिए। भारत है, उस टाइम हमने इस पर कई फैक्ट एनालिसिस के तौर पर वीडियो किए थे, 2-3 वीडियो किए थे, सारी डिटेल में जानकारी दी थी दक्षिणी ध्रुव पर किस तरीके से उतरा, लैंडर, रोवर, इस सब के बारे में। तो वीडियो उसको जरूर देखिएगा, फैक्ट एनालिसिस वाली प्लेलिस्ट में वो मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक नई पुस्तक के लेखक हैं? तो ये पुस्तक है, इसका नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी। तो पुस्तक के लेखक हैं ऋषि राज जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एरावत, परम सिद्धि, प्रत्यूष और मिहिर ये क्या हैं? क्या ये सुपर कंप्यूटर हैं, युद्धक टैंक है, पराधुनिक मिसाइलें हैं? तो ये एरावत, परम सिद्ध, प्रत्युष, मिहिर भारत के सुपर कंप्यूटर हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपको पता होगा, परम, क्या नाम है उसका, 800, और भारत का पहला IIT BHU के द्वारा निर्मित किया गया स्वदेशी सुपर कंप्यूटर, उसका परम शिवाय नाम दिया गया था। 2020-21 की बात है शायद, तो वो ध्यान रखना है आपको। 2023 में अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? 2023 में अकादमिक उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये दुबई में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य महत्वाकांक्षी दिमागों को अकादमिक उत्कृष्टता प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। इसमें अर्थशास्त्र, प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी और कानून अध्ययन में नवीन अनुसंधान विषयों पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बल कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कारों को देने की घोषणा की थी? तो इन्होंने 76 वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की थी। इसमें 4 कीर्ति चक्र थे, 5 मरणोपरांत थे, उसके अलावा 11 शौर्य चक्र थे, 52 सेना पदक थे,
इस तरीके की ये चीजें थी। अभी हाल ही में 26 जनवरी 2024 को कितने पद्म भूषण पद्म अवार्डों की घोषणा की गई है, अभी पिछले वीडियो में उसको हमने बताया था, प्लीज आप बताइएगा। प्रसिद्ध व्यवसायी सुब्रत रॉय का 75 ईयर की उम्र में निधन हो गया। वह किस कंपनी के संस्थापक थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विशेष संबंध रहा सुब्रत रॉय जी का उत्तर प्रदेश से। जन्म तो इनका बिहार के अररिया जिले में हुआ था, लेकिन इनका संबंध उत्तर प्रदेश के लखनऊ से विशेष तौर पर रहा है। इन्होंने अपने बिजनेस का हेड या ऑफिस लखनऊ को ही बनाया था। लखनऊ में एक सिटी भी विकसित की थी। बहुत उपलब्धियां इन्होंने हासिल की, लेकिन बाद में इनका ग्राफ थोड़ा डाउन होता चला गया था। तो इन्होंने सारा इंडिया परिवार के मतलब संस्थापक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन श्रद्धांजलि वाला पूछा जा सकता है, इसलिए ऐड किया। एक और क्वेश्चन है, गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल जी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बैजनाथ अग्रवाल जी ने गीता प्रेस के ट्रस्टी के रूप में कितने समय तक कार्य किया? तो गीता प्रेस के ट्रस्टी के रूप में 40 वर्ष तक कार्य किया बैजनाथ अग्रवाल जी ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। जितनी भी आपके आध्यात्मिक पुस्तक होती हैं उसके सबसे बड़े प्रेस है ये गीता प्रेस, ध्यान रखिए। मुनव्वर राणा ने अपनी शायरी में किन क्षेत्रीय शैलियों को अपनाया जिससे गैर उर्दू क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता में योगदान हुआ? मुनव्वर राणा जी का भी निधन हो गया जनवरी माह में, तो आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने अपनी शायरी में जिन क्षेत्रीय शैलियों को अपनाया वो है अवधी और उर्दू। काफी इंपोर्टेंट ऑप्शन भी, किसी ने सुनी होंगी इनकी शायरियां तो बहुत बढ़िया थी। माँ को विशेष तौर पर ये लेके चलते थे एक प्रेम पूर्वक, उसमें इनकी काफी अच्छी थी वो शायरियां। उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो G20 शिखर सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यूपी की जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो थी तुलिका रानी जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश में G20 शिखर बैठकों में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय वायुसेना की पूर्व अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी जी को नियुक्त किया। वह G20 ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। 2012 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला होने के साथ साथ एशिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट दमवत पर चढ़ने वाली भी पहली भारतीय महिला है। निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये शाहरुख खान जी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। विश्व कप हुआ था 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक। विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया, उपविजेता भारत की टीम। 10 टीम थी इसमें शामिल। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एसएसबी के महानिदेशक बनाए गए दलजीत सिंह चौधरी, और 2025 तक ये लगातार रहेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने जून 2023 में UIDAI के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये बने अमित अग्रवाल जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर पुरस्कार मिला? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर पुरस्कार मिला? तो ये मिला है वाराणसी और प्रयागराज को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फीडबैक कीजिएगा। व्यूअरशिप क्यों डाउन होती जा रही है, इसको अप होना चाहिए। पेपर नजदीक आ रहा है, इतने शानदार क्वेश्चन है, उसके बावजूद भी बहुत ही सिलेक्शन के बाद क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए। मैं कह रहा हूँ कहीं भी तैयारी करें, एक बार इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाए। आपको 100% ये एग्जाम्स में मिलने वाले क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन रखा है हमने, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत में भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट बनी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली एशिया की पहली महिला कौन बनी, उसका आंसर भी इसमें छिपा हुआ है। तो वो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 2023 का अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स में था, वो मैंने पढ़ा है। 2000 अप्रैल महीने में ही उन्होंने वंदे भारत ट्रेन चलाई थी, जो कि एशिया की पहली महिला के रूप में उनका नाम आया था। तो वो भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।